यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चे, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था। आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। निरक्षीय स्थिति, तो निरक्षीय रेखा क्या है? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत समद्विभाजित करने वाली रेखा को निरक्षीय रेखा कहते हैं। ये हो गई निरक्षीय रेखा। इसी में ये विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसकी लंबाई 12 है। तो इसके मध्य बिंदु से ये दूरी एल हो जाएगा और इसके निरक्षीय रेखा में कोई बिंदु P है जो O से R दूरी पर है और इसी बिंदु P पर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम लोग अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। उसके बाद +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखिए, ये -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी और +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसकी दिशा किधर होगी हम लोग ये देखेंगे। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने E1 माना है। तो ये प्लस है, इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इससे दूर की ओर होगी। और -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 की दिशा इसकी ओर होगी। तो ये E1 और E2 का वैल्यू हम लोग पहले निकाल दें। तो देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि OA बराबर OB बराबर L चित्र के अनुसार और OP बराबर R है। तो ये बताइए, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो लंब और आधार मालूम है तो कर्ण कितना हो जाएगा, इसीलिए AP बराबर BP बराबर √R² प्लस L²। ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से, अब देखिए, हमें कहीं से भी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए वहाँ से उसकी दूरी मालूम होनी चाहिए। तो AP मालूम हो गया और BP भी मालूम हो गया। अब हम लोग +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकाल दें। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसको हमने E1 माना है। तो विद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में, यहाँ से दूरी कितनी है BP² हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र होता है। चलिए अब मान पुट कीजिए। E1 बराबर हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में BP²। तो BP का मान इतना है, रूट अंडर है, स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा R² प्लस L²। अब इसकी दिशा किधर हो रही है? जिसकी दिशा देख लीजिए, साफ चित्र में पता चल रहा है कि E1 की दिशा किधर है, B से P की ओर, जिसकी दिशा B से P की ओर होगी। ये तो +q आवेश के कारण हो गया। -q आवेश के कारण निकाल देते हैं। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोगों ने E1 माना है, ये सॉरी E2 माना है। तो विद्युत क्षेत्र E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अब बटा में दूरी क्या है AP² implies that E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में AP का भी मान वही है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा R² प्लस
L²। अब बच्चे देखते हैं कि E1 और E2 दोनों का मान सेम है, जितना E1 है उतना E2 है। अब चूंकि E1 तथा E2 परिमाण में समान है, और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये थीटा कोण पर है एक दूसरे से, ये भी थीटा कोण पर आधार से, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है इसके समानांतर जो विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है, इससे ये थीटा कोण पर हैं, इसीलिए परिमाण में समान है तथा ई से, इसे आप वेक्टर दे दीजिए, ई से थीटा कोण पर हैं। तब अब क्या करेंगे हम लोग, इनका परिणामी निकालने के लिए E1 और E2 को लंबवत और क्षैतिज दिशाओं में वियोजित करेंगे। तो देख सकते हैं E1 और E2 का लंबवत और क्षैतिज दिशा, इसको वियोजित करने का तरीका यहाँ फिगर में समझाए हैं। सेम टू सेम फिगर यही वाला मैं यहाँ बनाया हूँ। E1 है, E2 है और ये E है। तो देखिए ये चूँकि E1 है और इसका लंबवत घटक क्या होगा, तो इसका लंबवत घटक ऐसे जाएगा और कैसे बनेगा, इसके पैरेलल हमने यहाँ से मिला दिया। इस कोण के लिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो हमको कर्ण मालूम है, E1 मालूम है, तो इसको निकालना है। कुछ समय के लिए इसको x मान लीजिए। ये कोण थीटा है तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा, इस कोण के लिए, इसको अभी मैं मिटा दे रहा हूँ समझने के लिए। इस कोण के लिए ये लंब और ये कर्ण, तो साइन थीटा बराबर x बटा में E1, तो x बराबर क्या हो गया, E1 साइन थीटा। तो मैंने इसका ये जो ये है E1, इसका लंबवत घटक हो गया E1 साइन थीटा, यह मैंने निकाल दिया। जितना ये होगा उतना ये होगा। अब आइए जरा इसका क्षैतिज घटक निकालिए E1 का। तो क्षैतिज घटक निकालने के लिए इस कोण के लिए ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो कॉस थीटा से निकालिए। आधार आपका, इसको कुछ समय के लिए y मान लीजिए, y बटा में कर्ण कितना है E1, तो देखिए y बराबर कितना हो गया E1 कॉस थीटा। तो बच्चे ये जो घटक हुआ क्षैतिज घटक, ये क्या हो गया E1 कॉस थीटा। तो ये मैंने देखा कि E1 को, यहाँ ध्यान दीजिए, ये E1 को लंबवत घटक तोड़ा तो E1 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक तोड़ा तो E1 कॉस थीटा। ठीक इसी तरह अगर हम E2 को तोड़ेंगे तो इसका लंबवत घटक नीचे की ओर होगा, क्योंकि नीचे की तरफ है तो नीचे की ओर होगा। तो इसका लंबवत घटक जैसे E1 साइन थीटा हुआ था उसी तरह E2 साइन थीटा हो जाएगा, और इसका क्षैतिज घटक E2 कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, E1 तथा E2 को परस्पर लंबवत तथा क्षैतिज दिशाओं में वियोजित करने पर इनके लंबवत घटक कौन कौन हो जाएंगे, इनके लंबवत घटक E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा होंगे। देख सकते हैं आप चित्र में, मैंने वहाँ समझाया E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, लेकिन ये दिशा में विपरीत है और परिमाण में समान है। देख सकते हैं जब हमको E1 का मान और E2 का मान समान आया है तो E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा भी समान होंगे। तो ये परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं, परंतु ये परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं।
ये एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। तो अब देखिए भाई, ये तो ख़त्म हो गया, एक दूसरे को निष्फल कर देते हैं। इसका मतलब है कि E1 का क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 का क्षैतिज घटक E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण यही परिणामी देते हैं। अतः E1 तथा E2 के क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा समान दिशा में होने के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र देते हैं। कहने का मतलब है बच्चे कि ये जो इनके घटक हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यही परिणामी विद्युत क्षेत्र देंगे। यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इन्हीं दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगी। इसीलिए विद्युत द्विध्रुव AB के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र जो हमारा E रखे हैं, E विद्युत क्षेत्र E जो होगा ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के जोड़ के बराबर, यानी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन देखो बच्चे, E1 और E2 दोनों का मान समान है, दोनों के मान बराबर हैं, तो इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 को भी हम E1 cos थीटा लिख सकते हैं। क्यों? चूँकि E1 बराबर है E2 के। तो ये हो गया आपका 2E1 cos थीटा, E बराबर। अब आप मान रख सकते हैं, 2 का 2 उतर गया, E1 का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये E1 का वैल्यू पुट हो गया, और इंटू कॉस थीटा। अब बच्चे हम लोग इस चित्र में ये त्रिभुज लेकर के कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो कॉस थीटा की जगह पर रख सकते हैं हम लोग। इम्प्लाइज दैट E इक्वल टू 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर गुणे, अब कॉस थीटा का वैल्यू रख दीजिए, आधार बटा कर्ण। आधार हो गया L और कर्ण हो गया √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं। E बराबर पहले लिख रहे हैं 1/4πε0 और तब लिख रहे हैं Q और तब 2 का L में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2L ऐसे कर देते हैं। बटा में अब देखो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और यहाँ √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट का मतलब पावर 1/2, तो लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर, इसका पावर 1 है, ये रूट का मतलब पावर 1/2, तो 1 में 1/2 जुड़ जाएगा, तो 3/2। और हम लोग जानते हैं कि Q इंटू 2L विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो। हाँ, तो देखिए इसमें यदि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि L का मान R की अपेक्षा बहुत छोटा होगा। विद्युत द्विध्रुव का जो आधा लंबाई है L, उस बिंदु जहाँ पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को छोड़ा जा सकता है।
अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले सूत्र में हम बैठा दे रहे हैं E बराबर 1/4πε0 इंटू पी बटा में। अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था तो एल स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, इसका होल पावर 3/2। अब 2 कट जाएगा तो E बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू P/r3। बच्चे ये हुआ विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद।